डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड हमारे शिक्षकगण, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन, इस्लामिया डिग्री कॉलेज जनपद सहारनपुर से आज आपके सामने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं और जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज मैं आपके सामने बुद्धि के सिद्धांत लेकर के आया हूं, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत और बुद्धि का द्विकारकीय सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत किस रूप में अलग अलग भागों में डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पर मुख्यतः इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर पहला भाग है कारकीय सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में फैक्टोरियल थ्योरीज कहते हैं, यानी कि जितने भी बुद्धि के सिद्धांत हैं उन सभी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है फैक्टोरियल थ्योरीज, यानी कि वह सिद्धांत जिनमें बुद्धि को कारक या तत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, यानी कि जो पहले जो सिद्धांत बुद्धि के आए हैं या उसकी संरचना के बारे में बताया गया है, तो उसकी जो कल्पना की गई है वो एक कारकों के रूप में या तत्वों के रूप में की गई है। और बाद के जो मनोवैज्ञानिक, खासतौर से 1975 और 80 के बाद के जो मनोवैज्ञानिक आए हैं, उन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को एक प्रोसेस के रूप में आगे बढ़ाया है, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया केंद्रित सिद्धांत। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं जो हमें जानने चाहिए। पहला है बुद्धि का इकाई सिद्धांत। यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका पहला बिंदु, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी वीडियोस बनाए हैं, कोशिश मैंने यहाँ पे की है कि व्याख्या के साथ साथ तथ्यात्मक जानकारी भी आपको दी जाए, और इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको अलग अलग बिंदुओं के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे अगर आप चाहें तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल कर भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहला बिंदु कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने थे, जिनका जन्म 1856 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1911 में। तो यहाँ पर अभी कुछ पिछले वीडियो में जिसमें मैंने आपको मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट रहा है और आप लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो यहाँ जो आईक्यू के जो एक तरह से मानिए कि उनके सिद्धांतों में जो प्रयोग में लाए गए वो अल्फ्रेड बिने ही थे, और बुद्धि परीक्षणों को वैज्ञानिक रूप देने का जो श्रेय दिया जाता है वह अल्फ्रेड बिने को ही दिया जाता है। इसके अलावा इस सिद्धांत के अन्य प्रतिपादकों में विल्हेम स्टर्न, जिन्होंने मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किया था, जिसको बाद में परिवर्तित करके बुद्धि लब्धि के नाम से 1916 के स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण में प्रयोग में लाया गया, और साथ में उनके जुड़े हुए थे जॉनसन। इन दोनों के नाम यहाँ पर लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टर्मन का नाम भी आता है और साइमन का नाम भी लिया जाता है। आगे देखते हैं कि बिने के अनुसार बुद्धि अविभाज्य होती है, यानी कि बुद्धि को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा उसकी संरचना पूर्ण रूप से एक खंडीय होती है, यानी कि एक कंप्लीट रूप में, होलनेस रूप में ये बुद्धि होती है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो पहली इमेज है
ये अल्फ्रेड बिने की है और दूसरी जो इमेज है ये थियोडोर साइमन की है। आगे देखते हैं। बिने के अनुसार बुद्धि एक समग्र योग्यता है। समग्र योग्यता का मतलब यहाँ पे यह है कि ये होलनेस रूप में कार्य करती है, यानी कि एक अलग अलग भागों में इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये एक कंप्लीटली एक भाग होती है। इसके अलावा बुद्धि सब प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता रखती है। और नेक्स्ट बिंदु है इसका, बुद्धि का यह सबसे पुराना सिद्धांत है और यह बुद्धि की प्रकृति पर आधारित है। तो ये यहाँ पे 6 बिंदु यहाँ पे इकाई सिद्धांत के बारे में आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके सामने आता है जो बुद्धि का द्विकारकीय सिद्धांत कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत के प्रतिपादक, और इसे इमेज में भी आप देख सकते हैं, कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ये फुल नाम है इनका, और अक्सर ये किताबों में कहीं नहीं दिया हुआ है। बहुत कम किताबों में, जो ऑथेंटिक किताबें हैं, केवल उन्हीं में ये नाम मिलता है। ज़्यादातर किताबों में स्पीयरमैन शब्द का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपके सामने पूरा नाम लिखा है वह है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, जो कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1863 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1945 में हुई। एक पूरी जानकारी आपके लिए यहाँ पर ये खोज करके मैं लाया हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद भी आएगी। और उसका दूसरा बिंदु है कि स्पीयरमैन ने द्विकारकीय सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1904 में किया था। इसके अलावा स्पीयरमैन ने जो अपना ये द्विकारकीय सिद्धांत निर्मित किया, उसके लिए इन्होंने एक सांख्यिकीय विधि, जिसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक का नाम भी देते हैं, वह है कारक विश्लेषण पर विधि का इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने कारक विश्लेषण पर विधि का प्रयोग किया होगा द्विकारकीय सिद्धांत को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। आगे देखिएगा। चौथा बिंदु है यहाँ पर कि स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में 2 कारकों का वर्णन करके बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो 2 कारक कौन कौन से थे? उन्होंने पहला कारक बताया जनरल फैक्टर और दूसरा कारक बताया स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर को हिंदी में कहते हैं सामान्य कारक, और जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है उसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट कारक, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है जी फैक्टर। जनरल फैक्टर को जी फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर को एस फैक्टर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर स्पीयरमैन सामान्य कारक को जी फैक्टर का नाम देते हैं। उसे सामान्य मानसिक योग्यताओं का प्रतीक तथा समूह मानते हैं, यानी कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया अपने सिद्धांत में वो जी फैक्टर या जनरल फैक्टर के ऊपर किया। आगे देखते हैं। ये यहाँ पर आप स्पीयरमैन और साथ साथ उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया जनरल एबिलिटीज और स्पेसिफिक एबिलिटीज को किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि जनरल फैक्टर एक तरह से एक समूह के रूप में है, एक प्रतीक के रूप में है, और जनरल फैक्टर को ही स्पेशलाइज्ड किया गया है मैकेनिकल के रूप में, वर्बल के रूप में, स्पेशियल के रूप में और न्यूमेरिकल के रूप में, कि जनरल फैक्टर के ही भाग से, यानी कि जनरल फैक्टर से ही स्पेसिफिक फैक्टर का निर्माण होता है। और किस प्रकार से, आगे देखिएगा। यहाँ पर छोटा सा एक यहाँ पर कंसेप्ट आपके सामने दे रहा हूँ मैं, कि जो पीपीटी के माध्यम से आपके सामने वीडियो पहुँच रही हैं वो आप जरूर पसंद कर रहे होंगे। तो यहाँ पर केवल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इसको केवल रटते नहीं बल्कि इसको समझने का प्रयास करें, और वीडियोस को 5 बार 5 दिन के अंतराल पर देखें, तो आपको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल समझें इस चीज़ को। और यहाँ पर मैंने शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न कंसेप्ट, कुछ शैक्षिक जो भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास, विकास और समस्याएं हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया है, जो हमारे बीएड और बीटीसी के विद्यार्थी हैं और साथ साथ जो हमारे ऐसे शिक्षक गण हैं, जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं और साथ साथ वह अपने आप को अपना आत्म मूल्यांकन करने के लिए भी लगातार परीक्षाओं में, केवल ये नहीं कि हमें अब जॉब करनी है, बल्कि अपना मूल्यांकन करने के लिए कभी नेट की परीक्षाओं में, कभी पीजीटी की परीक्षाओं में बैठते रहते हैं कि हमारा वास्तव में शिक्षा का स्तर क्या है उसको जानने के लिए, अपना आत्म मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठते रहते हैं। तो उनके लिए, सभी के लिए जरूरी है कि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें,
एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन को। आगे देखते हैं बुद्धि का कार्य के सिद्धांत में अगले बिंदु यहाँ पाते हैं आपके सामने कि स्पीयरमैन विशिष्ट कारक को एस फैक्टर का नाम देते हैं तथा उसे विशिष्ट कारकों का प्रतीक तथा समूह मानते हैं। जिस प्रकार से मैंने अभी आपके सामने इमेज में दिखाया था कि जनरल फैक्टर जो कि एक समूह के रूप में है, उससे ही अलग अलग स्पेसिफिक फैक्टर निकलते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक व्यक्ति के सभी संज्ञानात्मक कार्यों को समान रूप से प्रभावित करता है तथा बुद्धि का 95% यानी कि 95% भाग सामान्य तत्वों से संबंधित होता है। इसके अलावा एस फैक्टर को स्पष्ट करते हुए स्पीयरमैन कहते हैं कि यह कारक बुद्धि का मात्र 5% होता है, यानी कि ज़्यादा भाग जो होता है वो जनरल फैक्टर का होता है और उससे मात्र 5% जो भाग होता है वो स्पेसिफिक फैक्टर का या एस फैक्टर का होता है। आगे देखिएगा, इससे महत्वपूर्ण तथ्य या इसकी विशेषताओं के रूप में कुछ बिंदु यहाँ पे मैंने दिए हैं जो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि जी कारक सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब है कि जितने भी इस संसार में, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी प्रजाति के हों, किसी भी राष्ट्र के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सभी के अंदर यानी कि जिसने भी मनुष्य ने जन्म लिया है उन सभी के अंदर जी फैक्टर मौजूद होता है। इसके अलावा जी फैक्टर को स्पीयरमैन के अनुसार जन्मजात योग्यता माना गया है, यानी कि जन्मजात होती है और अनुवांशिकता पर आधारित होती है। अनुवांशिकता से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो आपको अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से जो आपको पैतृक गुण प्राप्त हुए हैं उन गुणों के आधार पर ही आपकी जन्मजात योग्यता का निर्धारण होता है, क्योंकि स्पीयरमैन ऐसा मानते हैं। तो यह जो जी कारक है वो अनुवांशिकता पर आधारित होता है। इसके अलावा जी कारक को स्वाभाविक कारक या नेचुरल फैक्टर भी माना जाता है। इसके अलावा यह कारक व्यक्ति के दैनिक जीवन की क्रियाओं को करने में सबसे अधिक सक्रिय रहता है, यानी कि जितने भी दैनिक जीवन की छोटी छोटी या बड़ी सी बड़ी जितनी भी समस्याएं या क्रियाएं आपके सामने आती हैं, आप उनको संपन्न करते हैं, उन सभी में सामान्य कारक जी फैक्टर काम करता है। इसके अलावा जी कारक व्यक्ति की आंतरिक योग्यता को इंगित करता है और यह कारक व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता अथवा शक्ति माना जाता है और इसी कारण यह स्थिर होता है और अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि बहुत कम ये परिवर्तित होता है लेकिन बहुत कम होता है। वो किस रूप में होता है आप देखेंगे आगे यहाँ पर जी फैक्टर के बारे में कि जी फैक्टर पर शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पूर्व अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि अगर हम इनके माध्यम से शिक्षण करना चाहें या प्रशिक्षण या पूर्व अनुभव का प्रयोग करना चाहें तो इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा यह कारक व्यक्ति को उसके जीवन में सफलता दिलाने में उत्तरदायी माना जाता है। आगे देखिएगा, ये एस फैक्टर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे शामिल किए हैं जो कि जी फैक्टर से बिल्कुल अपोजिट हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जी फैक्टर जो है वो जन्मजात होता है जैसा कि स्पीयरमैन ने माना, तो यहाँ पर जो एस फैक्टर है वह जन्मजात नहीं होता बल्कि वातावरण द्वारा अर्जित कारक होता है। यानी कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की क्षमताओं और कुशलताओं को आगे बढ़ाने में केवल जन्मजात कारक ही या आनुवांशिक कारक ही सहायक नहीं होते। स्पीयरमैन इस बात को भी मानते हैं बल्कि उसको आगे बढ़ाने में वातावरण का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पर वातावरण द्वारा जो अर्जित जो होता है वो एस फैक्टर होता है। इसके अलावा यह कारक अधिगम एवं प्रशिक्षण द्वारा अर्जित किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति में एस कारक की मात्रा निश्चित नहीं होती। जनरल फैक्टर की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित होगी, यानी कि उसके अंदर होगा, लेकिन वहाँ पर भी उसकी मात्रा हर व्यक्ति के अंदर ये मात्राएं अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी एस फैक्टर जो है उसकी मात्रा निश्चित नहीं होती। इसके अलावा इस कारक पर शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पूर्व अनुभव का प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर क्या था जी फैक्टर पर कि शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पूर्व अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एस फैक्टर में यहाँ पर शिक्षण का भी, प्रशिक्षण का भी और पूर्व अनुभव का भी प्रभाव पड़ता है।
इसके अलावा यह कारक व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं को विशिष्ट बनाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको समझाने का प्रयास करूंगा मैं, कि जितनी भी सामान्य योग्यताएं व्यक्ति के अंदर होती हैं उन्हीं को ही विशिष्ट बनाया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि सामान्य बुद्धि लेकर के पैदा हुआ है, जनरल फैक्टर लेकर के पैदा हुआ है, अब जब वह किसी क्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करता है, किसकी या शिक्षण प्राप्त करता है या किसी भी मैकेनिकल काम को करता है, तो उसी सामान्य कारकों में से उस कुछ कारक स्पेसिफिक रूप में उसके अंदर विकसित होते चले जाते हैं, जो उसकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, कोई व्यक्ति मैकेनिक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, कोई इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, कोई फर्नीचर मेकर बन जाता है, कोई जो प्लम्बर वगैरह काम होता है या एसी का काम होता है, इसमें स्पेसिफिकेशन प्राप्त कर लेता है। यानी कि इन्हीं जनरल फैक्टर के आधार पर व्यक्ति अपने अंदर ऐसी ऐसी क्षमताएं विकसित कर लेता है जो उसको एक तरह से समाज में या अपने उस क्षेत्र में प्रसिद्ध बना देती हैं, और यही प्रशिक्षण जो उसने प्राप्त किया है उसी से उसकी पहचान भी बन जाती है। तो ये पहचान बनाने का एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं जो एस फैक्टर हैं। इसके अलावा यह कारक व्यक्ति के दैनिक जीवन की सभी क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होता, ये केवल उन्हीं स्पेसिफिक क्रियाओं में शामिल होता है जिसकी आपने ट्रेनिंग प्राप्त की है या जो आपके अंदर डेवलप हुई हैं या डेवलप करने का आपने प्रयास किया है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता, तो उसके अंदर ये एस कारक भी विकसित नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करता है, किसी मैकेनिकल कार्य को सीखता है, किसी स्पेसिफिक कार्य को सीखता है, उसी कार्य में वह स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेता है और उसी कारण से वह प्रसिद्ध भी हो जाता है। आगे देखते हैं कि यह कारक एक व्यक्ति द्वारा एक बौद्धिक क्रिया को संपादित किए जाने की विशेष योग्यता है। विशेष मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक योग्यता ये एस फैक्टर मानी जाती है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति में एस कारक की मात्रा निश्चित नहीं होती, यानी कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है एक से अधिक कार्यों में निपुणता प्राप्त कर ले। वह एक या दो ही कार्यों में निपुणता प्राप्त करता है, बहुत ज्यादा कार्यों में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाता। कोई अच्छा एथलीट होता है तो वह अच्छा बॉलर नहीं हो सकता, कोई अच्छा बॉलर होता है तो वह बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं केवल एक या दो ही क्षेत्रों में वह स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर पाता है। ऐसे ही विषयों के आधार पर कोई हिस्ट्री का मास्टर होता है, कोई इंग्लिश का मास्टर होता है, तो उसको अपने ही क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन प्राप्त होता है। तो यह केवल एक जो योग्यता है, वह जो उसकी जो मात्रा है वह निश्चित नहीं होती। इसके अलावा एक व्यक्ति में एक से अधिक एस कारक हो सकते हैं, किंतु इनकी संख्या एक व्यक्ति में बहुत अधिक नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया। इसके अलावा एस कारक व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में बहुकुशल यानी कि मल्टी स्किल्ड बना देता है, जो व्यक्ति को एक से अधिक क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। यानी कि यहाँ पर जो एस फैक्टर है, आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल एक या दो क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि एक कार्य को किया, उसमें निपुणता प्राप्त करी, छोड़ दिया, उसके बाद दूसरे कार्य में लगे, दूसरे कार्य में निपुणता प्राप्त करी, उसको छोड़ दिया, फिर तीसरे कार्य में, यानी कि 3-4 क्षेत्रों में भी वो निपुणता प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब तक वह उसका लगातार अभ्यास नहीं करता, वह पहले वाले कार्य को भूलता चला जाता है। लेकिन उसके कुछ ना कुछ तत्व उसके मस्तिष्क में या कारक जो हैं उसके मस्तिष्क में अवश्य रहते हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक कार्यों में भी व्यक्ति निपुणता प्राप्त कर सकता है, एक से अधिक क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त कर सकता है, कौशल हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे इसको नाम दिया गया मल्टी स्किल्ड, यानी कि एस फैक्टर जो है वो व्यक्ति को मल्टी स्किल्ड बना देता है। तो यहाँ पर आपके सामने जी फैक्टर और एस फैक्टर यानी कि स्पीयरमैन का द्विकार्य का सिद्धांत आपके सामने बताया गया, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे वीडियो इससे पहले आपके सामने पहुँचे हैं वो बुद्धि के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाएं और प्रकार के बारे में पहुँचे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये चल रहा है जिसमें मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि को के साथ साथ बिने के एक कार्य के सिद्धांत और स्पीयरमैन के
द्विकारकीय या टू फैक्टर्स थ्योरीज के बारे में आपको बताया गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सी-टेट या यूपी-टेट या इसके अलावा जितनी भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं जो कि अध्यापक भर्ती से संबंधित हैं, उन सभी में आप सफलता प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और विशेष रूप से कि मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।